हेलो। आज के इस डीप एनालिसिस में हम एक बेहद ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल में 2026 के इस हाइपोथेटिकल मिलिट्री ऑपरेशन की जो डिटेल्स दी गई है ना, वो लिटरली किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। हम समझेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एक टारगेट को ट्रैक किया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसे इंसान को कैसे ट्रैक किया जाए जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लोगों की लिस्ट में टॉप पर हो। जरा इमेजिन कीजिए, जिसकी सुरक्षा में हजारों गार्ड्स 24 घंटे तैनात हों, जो एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में रहता हो जहां सिर्फ लिफ्ट से नीचे पहुंचने में ही 5 मिनट लग जाते हों, और जिसके चारों ओर ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जिसे भेदना बिल्कुल नामुमकिन सा लगे। आज हम इस इम्पॉसिबल लगने वाले टारगेट के सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। सेक्शन 1, द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। नया लक्ष्य, लीडरशिप। देखिए, 2017 तक ना एक डेडलॉक वाली सिचुएशन चल रही थी। इजराइल न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाता और ईरान उन्हें वापस से रीबिल्ड कर लेता। ये एकदम बिल्ली चूहे का खेल बन गया था। लेकिन फिर आता है 31 जनवरी 2018। इस दिन मोसाद ने तेहरान के शोराबेन से करीब आधा टन सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये बात एकदम क्लियर हो गई कि जब तक कोर लीडरशिप मौजूद है, प्रोग्राम बार बार रीबिल्ड होता रहेगा। और बस यहीं से स्ट्रैटेजी डायरेक्ट लीडरशिप एलिमिनेशन की तरफ शिफ्ट हुई, जिसके लिए सालों की ग्राउंड और डिप्लोमैटिक तैयारी की जरूरत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, इनसाइड द इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस, यानी पेस्टर स्ट्रीट का वो अभेद्य किला। पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड के ऊपर का नज़ारा ही काफ़ी डराने वाला है। वहाँ 3 लेयर की टाइट सिक्योरिटी है, रोटेटिंग कैमराज हैं, हेवी मोबाइल जैमर्स लगे हैं और 50 से ज़्यादा टॉप गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। लेकिन असली कहानी तो ज़मीन के नीचे चल रही थी। एक 5 मिनट डीप बंकर, और ये कोई छोटा मोटा बेसमेंट नहीं था। ये पूरे 5 किलोमीटर लंबे टनल नेटवर्क से तेहरान के नीचे फैला हुआ था, जिसमें 8 सीक्रेट एग्जिट्स मौजूद थे। और हैरानी की बात पता है क्या है? ये अंडरग्राउंड एग्जिट्स खुलते कहाँ थे? ये सब मल्टी स्टोरी पार्किंग, साहब अल जमान स्कूल, बच्चों के फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर्स, मस्जिदों और शाहिद शुरीदे मेडिकल सेंटर जैसे हॉस्पिटल्स के ठीक नीचे खुलते थे। जानबूझकर इन टनल्स को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा गया था, ताकि कोई वहां एयर स्ट्राइक करने का सोच भी ना सके। ये चीज उस टारगेट की कॉम्प्लेक्सिटी को 100 गुना और बढ़ा देती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द अल्टीमेट सर्वेलेंस वेब। ये वो जगह है जहां से इंटेलिजेंस का जाल बिछना शुरू होता है। इतने सिक्योर फोर्ट्रेस को कोई एक एजेंसी अकेले नहीं भेज सकती थी, इसलिए 3 अलग-अलग इंटेलिजेंस लेयर्स को एक साथ कंबाइन किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए कंपाउंड के अंदर प्लम्बर्स और क्लीनर्स को प्लांट किया गया, जो कचरे तक को डीपली एनालाइज करते थे। साइबर इंटेलिजेंस की बात करें तो गार्ड्स के फोन्स को पेगासस स्पाईवेयर से हैक किया गया। और सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ओफेक और यूएस की KH-11 जैसी सैटेलाइट्स इतनी पावरफुल थीं कि वो जमीन पर पड़ रही परछाई से ही डिटेल्स कैलकुलेट कर लेती थी। लेकिन इस पूरे निगरानी वाले जाल में सबसे बड़ा गेम चेंजर कुछ और ही साबित हुआ। ईरान ने प्रोटेस्टर्स पर नजर रखने के लिए चाइनीज कंपनी TND और हिकविजन के कैमरा लगवाए थे। अब हुआ ये कि इन अनअपडेटेड कैमरों में एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग था। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लूप होल जिससे कोई दूर बैठा इंसान भी सिस्टम हैक कर सकता है। इसी का फायदा उठाकर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड के कैमरास को हैक कर लिया और वहां की लाइव फुटेज सीधे अपने पास स्ट्रीम करने लगे। सोचिए, एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट। इसके साथ ही ओरायन सैटेलाइट ने इंटरनल वॉकी टॉकीज और सैटेलाइट फोन्स के सिग्नल्स को भी इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया था। और ये सारे सिग्नल्स कहाँ जा रहे थे? सीधे ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद एक हाईली सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन, पाइन गैप में। वहां बैठकर इस डेटा को प्रोसेस किया जा रहा था। मतलब छोटी से छोटी डिटेल ग्लोबल स्केल पर मॉनिटर हो रही थी। सेक्शन 4, पॉलिटिक्स और प्रिडिक्टिव AI। यहाँ चीजें थोड़ी और टेक्निकल और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। 98.7%। इस नंबर को ध्यान से सुनिए। इतने सालों में सर्विलांस से जो लाखों GB का डेटा इकट्ठा हुआ था ना, उससे कोई इंसान तो बैठ के एनालाइज कर नहीं सकता। तो इसके लिए पैलेंटियर कंपनी के मेवन स्मार्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस AI ने महज 90 मिनट के भीतर उस विशाल डेटा को प्रोसेस करके 98.7% एक्यूरेसी के साथ टारगेट के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लिया था। इस मेवन AI ने पैटर्न ऑफ लाइफ का जो एनालिसिस किया, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
कौन सा ड्राइवर कितने बजे शिफ्ट बदलता है, कौन सा रूट लिया जाता है, बैकअप टीम कहाँ होती है, यहाँ तक कि टारगेट के बॉडी पोस्चर और चलने के स्टाइल का डीप एनालिसिस किया गया, ताकि असली लीडर और बॉडी डबल्स के बीच का फर्क साफ पहचाना जा सके। इंसानी आदतों और प्रिडिक्टेबिलिटी को ही एक खतरनाक हथियार बना दिया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में जियोपॉलिटिकल टाइमलाइन भी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही थी। 2024 में यूएस ने डायरेक्ट एक्शन पर रोक लगा रखी थी, लेकिन सोर्स मटेरियल की टाइमलाइन के हिसाब से नवंबर 2024 में यूएस इलेक्शंस में ट्रंप की जीत होती है, जिन्हें मिरियम एडल्सन जैसे डोनर्स की हेवी फंडिंग मिली थी। एडमिनिस्ट्रेशन बदलते ही चीजें तेजी से घूमी और जून 2025 तक ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत जॉइंट एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। मतलब अब ऑपरेशन के लिए पूरा ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे क्रूशल सेक्शन पर, द फाइनल एयर स्ट्राइक। ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार था और फिर आती है 27 फरवरी 2026 की वो तारीख, जब एक गोल्डन इंटेल हाथ लगती है। इंटेलिजेंस कंफर्म करती है कि टारगेट अपने 40 टॉप ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये थी कि ये मीटिंग बंकर में नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर वाले एरिया में शिफ्ट कर दी गई थी, और वो भी सुबह के वक्त। इसी एक इन्फॉर्मेशन ने फाइनल पजल सॉल्व कर दिया और एकदम इमीडिएट अप्रूवल मिल गया। 28 फरवरी की सुबह का टाइमलाइन एकदम टिक-टॉक पेस पर चला। ठीक 7:30 बजे फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं। 7:30 पर एयर स्पेस में एंट्री होती है और आसपास के सारे कम्युनिकेशंस जैम कर दिए जाते हैं। और फिर सुबह 9:40 पर एक प्रिसिजन एयर स्ट्राइक सीधे उस मीटिंग वाले कमरे को हिट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त क्या कर रहा था। उसे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पैरालाइज कर दिया गया था। सबसे पहले लोकल टावर्स जैम हुए, फिर सालों से सप्लाई चेन के जरिए फीड किए गए डोमेंट मालवेयर को ट्रिगर किया गया, जिससे S-300 रडार की स्क्रीन्स पूरी तरह ब्लैंक हो गई। इसके तुरंत बाद स्मगल किए गए ड्रोन्स ने बावर 373 बैटरीज को उड़ा दिया और बैकअप के लिए US EA-18G ग्रोलर एयरक्राफ्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग की गई। मतलब एक परफेक्ट साइबर काइनेटिक हमले से पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो गया। 30, बस ये नंबर याद रखिएगा। जैसे ही सारे डिफेंस सिस्टम डाउन हुए, 30 से भी ज्यादा प्रिसिजन मिसाइल्स एक साथ उस सिंगल टारगेट पर दागी गईं। और ये कोई नॉर्मल मिसाइल्स नहीं थीं, ये ब्लू स्पैरो मिसाइल्स थीं। इन्होंने पहले 90 डिग्री एंगल से अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर एग्जिट किया और फिर वापस आकर हाइपरसोनिक स्पीड से एग्जैक्ट उसी मीटिंग रूम पर स्ट्राइक किया। एकदम क्लिनिकल एग्जीक्यूशन। टारगेट और 40 टॉप ऑफिशियल्स ऑन द स्पॉट एलिमिनेट हो गए। केवल एक शख्स, मोजिद बा खामेनेई, जो मीटिंग से थोड़ी ही देर पहले निकले थे, वो सर्वाइव कर गए। इस स्ट्राइक के तुरंत बाद का जो नज़ारा था वो और भी माइंड ब्लोइंग है। अचानक से लोगों के मोबाइल में मौजूद एक रिलीजियस ऐप बदेस सबा के जरिए मास नोटिफिकेशंस आने लगे, मदद आ चुकी है और सरेंडर कर दें। ये एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। सिक्योरिटी के डर से टारगेट की बॉडी को डीप फ्रीज में रखना पड़ा। और सबसे शॉकिंग बात, जनरल इस्माइल कानी अपने ऊपर हुए इस 9वें बड़े हमले में भी बच गए, जिसके ठीक बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद एंड में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जनरल कानी का फिर से चमत्कारिक रूप से बच जाना और उस टॉप सीक्रेट मीटिंग का एकदम आखिरी वक्त पर बंकर से निकलकर जमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाना। क्या इस अभेद्य किले को सच में सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के दम पर भेदा गया था, या फिर ये अंदर से ही हुआ कोई बहुत बड़ा धोखा था? जरा सोचिएगा। इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये डीप एनालिसिस यहीं खत्म होता है।